तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, तो उसके लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे। तो उसके सेट 1 को डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारी क्लास नंबर 21 था। तो ये हमारी क्लास नंबर 22 है, जिसमें हम सेट 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की 21 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, रबर बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ एब्रेसिव रबर एंड फिल इन द ब्लैंक। रबर बॉन्ड में अपघर्षक रबर और खाली स्थान का मिश्रण होता है। जो हमारे रबर बॉन्ड के व्हील रहते हैं, तो उसमें अपघर्षक रबर और किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन ए बोला है सल्फर, ऑप्शन डी बोला है रेजिन, ऑप्शन सी बोला है सोडा, और ऑप्शन डी बोला है वाटर गिलास। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। तो रबर बॉन्ड के जो व्हील रहते हैं, उसमें अपघर्षक रबर और किसका मिश्रण रहता है? तो उसमें सल्फर का मिश्रण रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच इज द हार्डेस्ट बॉन्ड मटेरियल। सबसे कठोर बॉन्ड सामग्री कौन सी है? तो जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं, तो उसमें जो हमारी सबसे कठोर बॉन्ड सामग्री रहती है, वो कौन सी रहती है? तो ऑप्शन डी बोला है धातु, ऑप्शन डी बोला है रेजिन, ऑप्शन सी बोला है ऑक्सीक्लोराइड, और ऑप्शन डी बोला है रबड़। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे कठोर बॉन्ड सामग्री कौन सी रहती है? तो जो धातु रहती है, वही हमारी सबसे कठोर बॉन्ड सामग्री होती है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रिट्स यूज्ड इन ग्राइंडिंग आर बेसिकली। ग्राइंडिंग में प्रयुक्त ग्रिट मूलतः खाली स्थान होते हैं। जो हमारे ग्राइंडिंग मिल में जो ग्रिट रहते हैं, मतलब ग्रेन साइज, तो वो क्या रहती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? कटिंग एलिमेंट्स, ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग एलिमेंट्स, ऑप्शन सी बोला है स्टेबलाइजिंग एलिमेंट्स, और ऑप्शन डी बोला है सरफेस हार्डनिंग एलिमेंट्स। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राइंडिंग व्हील में प्रयुक्त ग्रिट मूलतः क्या होते हैं? तो वो हमारे कटिंग एलिमेंट्स रहते हैं। मतलब जो हमारे ग्रिट रहते हैं, वही हमारे धातु या पार्ट्स को काटने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोर्स साइज ग्रेन्स हैव अ ग्रिट साइज ऑफ। कोर्स साइज ग्रेन का ग्रिट आकार खाली स्थान होता है। जो हमारे कोर्स ग्रेन साइज रहते हैं, तो उनका जो ग्रिट आकार रहता है, वो कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है 10 से 24, ऑप्शन डी बोला है 70 से 180, ऑप्शन सी बोला है 30 से 60, और ऑप्शन डी बोला है 220 से 600। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोर्स ग्रेन साइज ग्रिड का आकार होता है 10 से 24। अगर हमसे पूछ लेता मीडियम क्या रहता है, तो मीडियम रहता है हमारा 30 से 60। ये जो मीडियम दिखा रहा है, ये 30 से 60 है। अगर हमसे पूछ लेता फाइन क्या रहता है, तो फाइन रहता है हमारा 70 से 180। और अगर पूछ लेता वेरी फाइन, तो वो रहता है हमारा 220 से 600। तो अभी हमसे क्या पूछा है? कोर्स साइज ग्रेन। तो कोर्स साइज ग्रेन जो रहता है, वो हमारा 10 से 24 रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ व्हील शोन इन द फिगर। आकृति में दर्शाए गए व्हील के प्रकार को पहचाने। तो ये जो डायग्राम में अभी दिखाया गया है, ये हमारे किस प्रकार की व्हील को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है डिस्क व्हील, ऑप्शन डी बोला है सॉसर व्हील, ऑप्शन सी बोला है डायमंड व्हील, और ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेट कप व्हील। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिस्क व्हील। तो आकृति में दर्शाया गया व्हील का प्रकार कौन सा है? तो ये हमारे कौन से व्हील को दर्शा रहा है? तो ये हमारे डिस्क व्हील को दर्शा रहा है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, टंगस्टन एज एन अलॉइंग एलिमेंट इन स्टील मेनली इफेक्ट्स इट्स। स्टील में टंगस्टन को एक अयस्क अवयव के रूप में प्रयोग करने से वह उसकी खाली स्थान को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बोला है हीट रेजिस्टेंस, ऊष्मा प्रतिरोध, ऑप्शन डी बोला है हार्डेलिबिलिटी, कठोरता, ऑप्शन सी बोला है कोरोजन रेजिस्टेंस, और ऑप्शन डी बोला है रेड हार्डनेस। तो फ्रेंड, स्टील में टंगस्टन को एक अयस्क के अवयव के रूप में प्रयोग करने से वह उसकी किसको प्रभावित करता है? तो वो करता है उसकी हीट रेजिस्टेंस, मतलब ऊष्मीय प्रतिरोधकता को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर स्टील में टंगस्टन का एक अवयव के रूप में प्रयोग करने लगे, तो वह उसकी हीट ट्रीटमेंट, मतलब सॉरी हीट रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध को कम करता है या प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग ETC आर द मेथड्स ऑफ।
साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग आदि खाली स्थान की विधियां हैं। हमारी साइनाइडिंग रहती है, नाइट्राइडिंग रहती है, कार्बोराइजिंग रहती है, हमारी कौन सी विधियों के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए बोला है केस हार्डनिंग, ऑप्शन डी बोला है टेम्परिंग, ऑप्शन सी बोला है एनिलिंग और ऑप्शन डी बोला है नॉर्मलाइजिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केस हार्डनिंग। तो साइनाइडिंग हो गया, नाइट्राइडिंग हो गया, कार्बोराइजिंग हो गया, ये सभी हमारी कौन सी विधियां हैं? तो ये हमारी केस हार्डनिंग प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्विचिंग मीडियम इज एनिलिंग इज। एनिलिंग में समन माध्यम खाली स्थान है। जो हमारा एनिलिंग प्रोसेस रहता है, तो एनिलिंग प्रोसेस में हमारा जो मतलब क्विचिंग मीडिया रहता है, क्विचिंग मीडिया जो क्विचिंग मीडियम रहता है, तो वो कैसा रहता है? तो ऑप्शन डी क्या बोला है? ड्राई एस, सूखी राख। ऑप्शन डी क्या बोला है? वाटर। ऑप्शन डी बोला है हवा और ऑप्शन डी बोला है बनाइन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राई एस। तो एनिलिंग जो प्रोसेस रहती है, तो उसमें जो हमारा कुचिंग मीडियम रहता है वो हमारा रहता है सूखी राख। मतलब जॉब को हम क्या करते हैं, भट्टी में ही ठंडा होने देते हैं। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द फुल फॉर्म ऑफ ए क्यू एल इज। ए क्यू एल का पूर्ण रूप है। जो हमारा ए क्यू एल रहता है, तो ए क्यू एल का फुल फॉर्म क्या रहता है? तो ऑप्शन डी क्या बोला है? एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। ऑप्शन डी क्या बोला है? ऑल क्वालिटी लेवल। ऑप्शन डी बोला है एक्सपेक्टेबल क्वालिटी लिमिट और ऑप्शन डी बोला है ऑल क्वालिटी लिमिट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए क्यू एल का पूरा रूप क्या रहता है? तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। तो ए क्यू एल का पूरा नाम क्या है? एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट इन द लेथ मशीन। खाली स्थान लेथ मशीन में एक खोखले बेलनाकार शाफ्ट है। तो ऑप्शन ए बोला है मैन स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है टेलीस्टॉक, ऑप्शन सी बोला है कैरेज और ऑप्शन डी बोला है बेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा मैन स्पिंडल रहता है लेथ मशीन में, तो मैन स्पिंडल क्या रहता है? एक खोखली बेलनाकार शाफ्ट है। किसमें? हमारी लेथ मशीन में जो मैन स्पिंडल रहता है वो एक खोखली शाफ्ट रहता है, जिसके अंदर ही हम क्या हमारा पाइप वगैरह या से गोल आकार के जॉब को अंदर डालते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गिवन थ्री रिप्रेजेंट्स फिल इन द ब्लैंक टूल पोस्ट ऑफ अ लेथ। दी हुई आकृति लेथ की खाली स्थान टूल पोस्ट दर्शाती है। तो ये जो हमें आकृति दर्शाई गई है लेथ मशीन की, ये हमारे कौन से टूल पोस्ट को दर्शा रही है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ब्रिटिश टाइप, ऑप्शन डी बोला है फोर वे, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू और ऑप्शन डी बोला है क्विक चेंज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दी गई आकृति में जो लेथ की जो टूल पोस्ट दर्शा रही है वो हमारी ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट को दर्शा रही है। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ का एक प्रकार नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा हमारा एक लेथ मशीन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी बोला है फॉलोअर लेथ, ऑप्शन डी बोला है टूल रूम लेथ, ऑप्शन डी बोला है स्लाइडिंग गैप टाइप फ्लोअर माउंटेड इंजन लेथ और ऑप्शन डी बोला है बेंच टाइप जोइलर्स लेथ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलोअर लेथ। तो लेथ मशीन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो फॉलोअर लेथ रहता है उसमें मतलब फॉलोअर लेथ नाम की हमारी कोई भी लेथ मशीन नहीं होती है। बाकी हमारा टूल रूम लेथ हो गया, हमारा इंजन लेथ हो गया, हमारा बेंच टाइप जोइलर्स लेथ हो गया, तो ये सभी हमारे लेथ मशीन के प्रकार हैं। लेकिन फॉलोअर लेथ हमारे लेथ मशीन का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज मोस्टली यूज्ड इन टरेट लेथ फॉर टाइपराइटर्स पार्ट्स। टाइपराइटर भागों हेतु टरेट लेथ पर अधिकतर खाली स्थान का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बोला है टूजा चक, ऑप्शन डी बोला है न्यूमेटिक चक, ऑप्शन सी बोला है कॉम्बिनेशन चक और ऑप्शन डी बोला है मैग्नेटिक चक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टूजा चक। तो टाइपराइटर भागों हेतु टरेट लेथ पर अधिकतर टूजा चक का प्रयोग होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द बेंच टाइप इंजन लेथ इज जनरली पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड टू द बेंच बिहाइंड द लेथ।
बेंच टाइप इंजन लेथ को एक विद्युत मोटर शक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे लेथ खाली स्थान के पीछे वाली बेंच पर ऊपर लगाया जाता है। ऑप्शन ए बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन डी बोला है टेल स्टॉक, ऑप्शन सी बोला है कैरेज और ऑप्शन डी बोला है बेड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बेंच टाइप इंजन लेथ को एक विद्युत मोटर शक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे कहाँ फिट किया जाता है? तो उसे हम हेड स्टॉक पर फिट करते हैं। तो जो हमारे विद्युत मोटर द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है लेथ मशीन पर, वो हमारे कहाँ हेड स्टॉक रहता है, तो वहीं पर हमारे पूरे सिस्टम रहते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, fill in the blank ऑपरेशन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रेगुलर क्रॉस हैटेज पैटर्न इन वर्क सरफेस। खाली स्थान ऑपरेशन का उपयोग कार्य सतह में एक नियमित क्रॉस हेड पैटर्न उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी हमारा जॉब है या कार्य की सतह है, तो उस पर एक नियमित क्रॉस हेड पैटर्न उत्पन्न करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है नलिंग, ऑप्शन डी बोला है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन सी बोला है इंटरनल ग्रूविंग और ऑप्शन डी बोला है टर्निंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नलिंग। तो नलिंग ऑपरेशन का उपयोग कार्य सतह पर एक नियमित क्रॉस हेड पैटर्न बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन। दिए गए लेथ ऑपरेशन को पहचाने। तो ये जो लेथ मशीन पर ये जो ऑपरेशन दिखाया गया है, हमारे कौन से ऑपरेशन को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है टेपर टर्निंग, ऑप्शन ई बोला है प्रोफाइलिंग, ऑप्शन सी बोला है स्ट्रेट टर्निंग और ऑप्शन डी बोला है फेस ग्रूविंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेपर टर्निंग। तो ये जो मतलब डायग्राम में ये जो ऑपरेशन दिखाया गया है, हमारे कौन से ऑपरेशन को दर्शा रहा है? तो ये हमारे टेपर टर्निंग ऑपरेशन को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, fill in the blank is used to hold large irregular shaped workpiece in a lathe। लेथ में विशाल अनियमित आकार के वर्कपीसों को पकड़ने हेतु खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा लेथ मशीन रहता है, तो उसमें विशाल अनियमित आकार के वर्कपीसों को पकड़ने हेतु हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए बोला है फेस प्लेट, ऑप्शन डी बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन सी बोला है सेंटर और ऑप्शन डी बोला है कैच प्लेट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेस प्लेट। तो लेथ में विशाल अनियमित आकार के वर्कपीसों को पकड़ने हेतु हम फेस प्लेट का यूज करते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस इन अ लेथ मशीन। इनमें से कौन सा लेथ मशीन के वर्कपीस को पकड़ने का उपकरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो हमारे बड़े मतलब लेथ मशीन पर वर्कपीस को पकड़ने का उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए बोला है फीड रॉड, ऑप्शन डी बोला है चक, ऑप्शन सी बोला है मैंड्रिल और ऑप्शन डी बोला है सेंटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा फीड रॉड रहता है, वो हमारे वर्कपीस को पकड़ने के काम में नहीं आता है। उसके अलावा हमारा चक हो गया, मैंड्रिल हो गया, सेंटर हो गया, ये सभी हमारे जॉब को पकड़ने के काम में आते हैं, लेकिन फीड रॉड हमारा जॉब को पकड़ने के काम में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? इन आ लेथ fill in the blank आर यूज टू ग्रास्प एंड होल्ड बार स्टॉक। लेथ में बार स्टॉक को पकड़ने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा लेथ मशीन में कोई भी बार स्टॉक वगैरह है, तो उसको पकड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है कॉलेट्स, ऑप्शन डी बोला है फेस प्लेट, ऑप्शन डी बोला है चक और ऑप्शन डी बोला है डॉग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलेट्स। तो लेथ में बार स्टॉक को पकड़ने के लिए कॉलेट्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है विच ऑफ दिस इज नॉट यूज्ड फॉर होल्डिंग जॉब्स इन सेंटर लेथ। निम्नलिखित में से क्या सेंटर लेथ में जॉब को पकड़ने हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रहता है जो हमारा सेंटर लेथ में जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है कैरेज, ऑप्शन ई बोला है चक्स, ऑप्शन सी बोला है फेस प्लेट्स और ऑप्शन डी बोला है जिग एवं फिक्सचर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित में से क्या सेंटर लेथ में जॉब को पकड़ने हेतु प्रयोग नहीं किया जाता? तो जो हमारा कैरेज रहता है, वो हमारा जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कैरेज हमारा क्या रहता है? लेथ मशीन पर आगे पीछे स्लाइड करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? बोला इन आ लेथ when a workpiece is held between the centers the fill in the blank is used to drive it।
लेथ में जब वर्कपीस सेंटर के बीच में पकड़ा हुआ होता है तो उसे चलाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है कैच प्लेट, ऑप्शन ई बोला है चक्स, ऑप्शन सी बोल रहा है फेस प्लेट और ऑप्शन डी बोला है जिग एंड फिक्चर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेथ में जब वर्कपीस सेंटर के बीच में पकड़ा हुआ होता है तो उसे चलाने के लिए हम कैच प्लेट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के बारे में दिया गया कथन गलत है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक कथन है जो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के अनुसार गलत है या नाइट्राइड के बारे में गलत है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इट एग्जिट इन नेचर इन फ्री फॉर्म, यह प्रकृति में मुक्त रूप से मौजूद है। ऑप्शन डी क्या बोला है? इट इज़ वेरी हार्ड इन नेचर, यह काफ़ी कठोर होता है। ऑप्शन सी क्या बोला है? इट कैन नॉट बी यूज एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग व्हील्स, इसे ग्राइंडिंग व्हील में अपघर्षों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन डी बोला है इसकी कतरन गति 600 से 800 मीटर पर मिनट होती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रकृति में मुक्त रूप से मौजूद है, ये हमारा क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के बारे में गलत कथन है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 18A25H5V15 ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर दिए गए विवरण में V का अर्थ क्या है? तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन हमें दिखाया गया है, तो इसमें जो हमारा V रहता है वो V हमारा किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए बोला है टाइप ऑफ बॉन्ड, बांध का प्रकार। ऑप्शन डी बोला है ग्रेन टाइप, ग्रेन का आकार। ऑप्शन सी बोला है हार्डनेस, कठोरता। और ऑप्शन डी बोला है टाइप ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक का प्रकार। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का प्रकार। तो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर दिए गए विवरण में भी किस को दर्शाता है? तो भी हमारे बॉन्ड के प्रकार को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ गुड कूलेंट यूज इन ग्राइंडिंग हैज द टास्क टू। ग्राइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले एक अच्छे शीतलक का कार्य खालिस्तान होता है। जो हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन रहता है तो उसमें प्रयोग किए जाने वाले शीतलक का कार्य क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? संपर्क में आए अवयवों में से ऊष्मा निष्कासित करना एवं उनके बीच स्नेहन प्रदान करना। ऑप्शन डी क्या बोला है? सिर्फ संपर्क में आए अवयवों के बीच स्नेहक प्रदान करना। ऑप्शन सी क्या बोला है? चुंबकीय संपर्क प्रदान करना। और ऑप्शन डी बोला है पूरी मशीन को ठंडा करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपर्क में आए अवयवों में से ऊष्मा निष्कासित करना एवं उनके बीच में स्नेहन प्रदान करना ही हमारे अच्छे शीतलक का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? बोला है कुचिंग मीडियम इन नॉर्मलाइजिंग इज। नॉर्मलाइजिंग में समन माध्यम खालिस्तान होता है। जो हमारा नॉर्मलाइजिंग रहता है तो नॉर्मलाइजिंग में जो हमारा कुचिंग ऑपरेशन रहता है वो कैसा रहता है? ऑप्शन ए बोला है हवा, ऑप्शन डी बोला है पानी, ऑप्शन सी बोला है फर्नेस भट्टी और ऑप्शन डी बोला है ब्राइन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा। तो नॉर्मलाइजिंग में समन माध्यम खालिस्तान होता है तो हवा हो रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 21C 30M 5V 20 उक्त दिए गए ग्राइंडिंग व्हील के विवरण में सी से क्या अभिप्राय है? तो ये जो फिर से हमें ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिखाया गया है, तो उसने पिछली बार हमसे क्या पूछा था? वी मतलब बॉन्ड के प्रकार को पूछा था। इस बार हमसे पूछ रहा है कि जो सी है तो सी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए क्या बोला है? अपघर्षक का प्रकार। ऑप्शन बी बोला है ग्रेन का प्रकार। ऑप्शन सी बोला है हार्डनेस, कठोरता। और ऑप्शन डी बोला है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बंध का प्रकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सॉरी टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक के प्रकार। और जो सी हमारा रहता है तो सी हमारा किसको दर्शाता है? तो सी हमारा सिलिकॉन कार्बाइड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड एज मटेरियल फॉर मेकिंग अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील को बनाने हेतु खाली स्थान का एक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी बोला है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बोला है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी बोला है सैंड रेत। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ग्राइंडिंग व्हील को बनाने हेतु सिलिकॉन कार्बाइड का एक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज डन टू चेंज द फेस काउंटर फॉर ग्राइंडिंग फॉर्म। ग्राइंडिंग फॉर्म हेतु फेस काउंटर को परिवर्तित करने के लिए खालिस्तान किया जाता है। तो जो हमारा ग्राइंडिंग फॉर्म रहता है उसमें फेस काउंटर को परिवर्तित करने के लिए मतलब चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है? ट्रूइंग, ऑप्शन ई बोला है बैलेंसिंग,
ऑप्शन जी बोला है ड्रेसिंग और ऑप्शन डी बोला है सरफेस ग्राइंडिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रूइंग। तो ग्राइंडिंग फार्म हेतु फेस काउंटर को परिवर्तित करने के लिए ट्रूइंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? बोला है फिल इन द ब्लैंक अटैचमेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ जॉब विथ प्रोफाइल ऑफ यूनिक स्पेसिमेन। किसी विशेष नमूने की प्रोफाइल वाले जॉब के उत्पाद के लिए ज़्यादातर खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है टेपर टर्निंग, ऑप्शन डी बोला है प्रोफाइलिंग, ऑप्शन जी बोला है स्ट्रेट टर्निंग और ऑप्शन डी बोला है फेस ग्रूविंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेपर टर्निंग। किसी विशेष नमूने की प्रोफाइल वाले जॉब के उत्पाद के लिए ज़्यादातर टेपर टर्निंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड एज अ ग्राइंडिंग मटेरियल इज फिल इन द ब्लैंक हार्डेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड ग्राइंडिंग पदार्थ के रूप में डायमंड के बाद खाली स्थान सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन डी बोला है दूसरा, ऑप्शन डी बोला है तीसरा, ऑप्शन जी बोला है चौथा और ऑप्शन डी बोला है पांचवा। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड रहता है तो ग्राइंडिंग पदार्थ के रूप में डायमंड के बाद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? बोला है सोलूबल ऑयल और इमल्सन इज यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड फॉर। घुलनशील तेल या इमल्सन का उपयोग खाली स्थान के काटने वाले तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइल्ड स्टील। तो घुलनशील तेल या इमल्सन का उपयोग माइल्ड स्टील के काटने के वाले तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज नॉट अ सेमी सॉलिड और सॉलिड लुब्रिकेंट। खाली स्थान ठोस अथवा अर्धठोस स्नेहक नहीं है। ऑप्शन ए बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी बोला है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, ऑप्शन सी बोला है वैक्स और ऑप्शन डी बोला है सोप। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अथवा अर्धठोस से स्नेहक नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? डिफ्यूजन एनिलिंग इज यूज्ड टू। डिफ्यूजन एनिलिंग का प्रयोग खाली स्थान हेतु किया जाता है। ऑप्शन क्या बोला है? पदार्थ के रसायन विज्ञान को एक समान करने, ऑप्शन डी बोला है मशीनरी योग्यता बढ़ाने, ऑप्शन सी बोला है तनाव कम करने और ऑप्शन डी बोला है तन्यता बढ़ाने। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के रसायन विज्ञान को एक समान करने हेतु डिफ्यूजन एनिलिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? बोला है IS 2794 के अनुसार 2 से 3 अच्छी तरह से परिभाषित नेचुरल पॉइंट्स वाले डायमंड को डायमंड की ड्रेसिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला खाली स्थान डायमंड कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड सेकंड। तो IS 2794 के अनुसार 2 से 3 अच्छी तरह से परिभाषित नेचुरल पॉइंट्स वाले डायमंड को किससे ग्रेड से वर्गीकृत किया जाता है? तो उसे ग्रेड सेकंड डायमंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? ग्राइंडिंग व्हील इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक टूल। ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का खाली स्थान टूल है। ऑप्शन ए बोला है कटिंग, ऑप्शन डी बोला है मिलिंग, ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग और ऑप्शन डी बोला है ड्रेसिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? टेपर्ड एंड फॉर्मेट सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन वर्कपीस वाई। किसी वर्कपीस पर खाली स्थान की सहायता से टेपर एवं फॉर्म किए गए सतह प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी बोला इंटरनल ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी बोला यूनिवर्सल ग्राइंडिंग, ऑप्शन जी बोला सेंटरलेस ग्राइंडिंग और ऑप्शन डी बोला प्लेन ग्राइंडिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल ग्राइंडिंग। तो किसी वर्कपीस पर इंटरनल ग्राइंडिंग की सहायता से टेपर एवं फॉर्म किए गए सतह प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स। ये जो पिक्चर हमें दिखाई गई है ये हमारी कौन से ग्राइंडर को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए क्या बोला है? प्लानिटरी इंटरनल ग्राइंडर, ऑप्शन डी बोला टूल एवं कटर ग्राइंडर, ऑप्शन जी बोला टूल पोस्ट ग्राइंडर और ऑप्शन डी बोला है चेकिंग टाइप इंटरनल ग्राइंडर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनरी इंटरनल ग्राइंडर। तो दिया हुआ चित्र हमारा किसको दर्शाता है? तो वो हमारे प्लेनेटरी इंटरनल ग्राइंडर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 और क्या बोल रहा है? एक क्वेश्चन और है इसमें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन। इनमें से कौन सा इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार नहीं है? तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन मतलब अंदरूनी ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा इनमें से प्रकार नहीं है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूल पोस्ट इंटरनल ग्राइंडर। तो टूल पोस्ट इंटरनल ग्राइंडर हमारा इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का एक प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के
38 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।